हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सामान्य अध्ययन की सीरीज को शुरू कर चुके हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज की तरह हमारी ये चल रही है, जिसमें हमने अभी तक 2 पार्ट देखे हैं, फर्स्ट एंड 2, और आज हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास जरूर शेयर कर दें, ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फैक्ट बनता है वो क्या बनता है कि आपने क्या जो प्रीवियस 2 क्लासें थी क्या उसका रिवीजन अच्छे से किया है। यदि किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कोशिश करें कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं उससे पहले उन 2 क्लासों का रिवीजन करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन की सीरीज जो आपके लिए जो चल रही है लगातार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं फेस टू फेस। ठीक है, तो यहीं से आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल के लिए तक इंपॉर्टेंट है, वहां से भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से फंसेंगे। तो आप लोग नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स बनाने का एक ही औचित्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है सिर्फ कि कम समय में हम अच्छी तैयारी कर पाए, यही नोट्स बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत की है, और आपको भी अच्छी लगी होगी शुरुआत। आपके कमेंट्स बताते हैं कि आपको कैसी लगती है क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसकी स्टडी चलिए शुरू करते हैं, है ना। अभी देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही कितना परफेक्ट क्वेश्चन है, जो कि आज तक कई सारे एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन अभी तक की। ठीक है, ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान से, यानी कि हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन एनवायरनमेंट हो, आपके जितने भी टॉपिक हैं आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, उन सभी टॉपिकों को कंप्लीट आपको पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने पॉलिटी यानी कि संविधान से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिससे आप लोग जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो जनक कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, लेकिन कैलीग्राफर व उसके सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव उसके क्या थे? लेखक थे। जब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा आता है तो स्टूडेंट क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था आपके ग्राम स्तर पर होती है, जिला स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर होती है, 3 टाइप्स की भी होती है, 2 टाइप्स की भी हो सकती है। प्रश्न भी बन सकता था कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी, पहली पंचायत कहाँ स्थापित की गई, पंचायत किस अनुसूची में रखी गई, यहाँ पर किस भाग में रखी गई है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग थे, लेकिन आज की डेट में जो भागों की संख्या है वो 25 हो गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो आज जाकर अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 12 अनुसूची हो गई है। अगर पंचायतों की ही बात अगर करें, यहां से अगर पंचायत की ही बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास में आता है कि पंचायत आखिर है क्या, पंचायत की कैसे कैसे हम व्यवस्था करेंगे। देखिए, ग्राम स्तर पर जैसे ग्राम प्रधान होता है, वो भी किसका सदस्य होता है? पंचायत का सदस्य होता है। ग्राम प्रधान की इलेक्शन लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु का प्रावधान है। देखिएगा, भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं उन सभी में से न्यूनतम आयु का प्रावधान है, और सभी का प्रावधान नहीं है। यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि हम 21 वर्ष के हैं तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं 21 वर्ष की आयु के लिए। अब पंचायतों की अवधारणा को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन 1992, याद रखिएगा, 1992 के तहत भारतीय संविधान में स्थापित किया गया, जिसे भाग नंबर 9 में शामिल किया गया। देखिएगा 9, ठीक है, भाग नंबर 9 इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, जिसे भाग नंबर 9 में शामिल किया गया। और अगर बात हम करें कि अनुसूची कौन सी है, तो आप लोग देखिएगा अनुसूची किस अनुसूची में रखा गया है, तो पंचायतों को रखा गया है अनुसूची नंबर 11। ठीक है, अनुसूची नंबर 11 में रखा गया है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये सही से अगर नहीं चमक रहा है तो इसको फिर से लिख लेते हैं। भाग की अगर बात करेंगे, भाग किसमें? आपके 9,
ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा इसमें और इसमें आपको कुछ ना कुछ अंतर दिख रहा होगा। ये अनुसूची आपकी 11 है और भाग कौन सा है, भाग आपका 9 है। यानी कि अनुसूची 11 में भाग 9 में 73वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसमें आपके आर्टिकल आपके 243 से लेकर, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक की शामिल होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल आपके शामिल होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात करूं पंचायतों का, तो पंचायतों का गठन जो किया गया था, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर जो 40 है वो आपके ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन से क्या है, संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हो गया। भारतीय में जो पंचायत होती है उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि 29 सब्जेक्टों के अंतर्गत चर्चा करती है। तो कितने विषय के अंतर्गत चर्चा करती है, यानी कि 29 विषय के अंतर्गत चर्चा करती है आपकी पंचायत। ठीक है, अब पंचायत क्या होती है, जिला स्तर पर होती है, ब्लॉक पर होती है, ग्राम पंचायत स्तर पर होती है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती हो गई। एक आपकी त्रिस्तरीय हो गई, यानी कि 3 स्तर वाली हो गई। ठीक है, और एक आपकी द्विस्तरीय हो गई, यानी कि 2 स्तर वाली हो गई। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दी, प्रश्न ये भी बन सकता है। तो त्रिस्तरीय किसने दी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने क्या करा था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। कब दी थी, तो 1957 में दी थी। देखिएगा मिलान करने के लिए बहुत आता है, 1957 में दी थी। और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब दी थी, तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो दी थी 1977 में दी थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1977 में द्विस्तरीय अशोक मेहता ने दी थी, और बलवंत राय मेहता ने जो दी थी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था दी थी 1957 में। 1957 में तो ये सब आपके अंतर्गत आता है। यानी ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया था। प्रधान बनने के लिए पंचायतों का इलेक्शन लेने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हमारी होनी चाहिए। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 में रखा गया। 243 से 243 ओ तक की आर्टिकल सब्जेक्ट 29 विषय पर चर्चा करती है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब बनाते हैं, पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं, 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस और आपके पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है कब, 24 अप्रैल को। ठीक है, कोई परेशानी, आंसर इसका क्या होने वाला है, तो आंसर होने वाला है भाग नंबर 9। कौन सा भाग नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का प्रकार है, वर्षा का प्रकार है, कौन सा वर्षा का प्रकार, यानी कि वर्षा, वर्षा को किससे मापते हैं, वर्षा मापी, या लिख सकते हैं रेन गेज से मापते हैं, रेन गेज से मापते हैं, या कह सकते हैं वर्षा मापी से मापते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, मासिन राम में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मासिन राम में, मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो कि मेघालय में है। और मासिन राम के बाद में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, तो चेरापूंजी में होती है ना। और भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो सबसे कम वर्षा आपके लेह में होती है, लेह यानी कि लद्दाख, या आपके जैसलमेर में होती है, या आपके जैसलमेर में होती है। यानी कि 2 जगह आपके सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बात समझ गए। अब वर्षा मापी यंत्र की अगर बात हम करेंगे, तो अगर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो भारत में कौन कौन से प्रकार की वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा भी होती है, संवहनी वर्षा भी होती है, पर्वतों पर भी वर्षा होती है। यानी कि इसके आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर वही है हमारा पुराना सा, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में, उसके बाद चेरापूंजी में, और भारत में सबसे कम वर्षा लेह और जैसलमेर में सबसे कम वर्षा आपके होती है। ठीक है, चलिए, मुगल साम्राज्य के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सबसे खराब किस्म की भूमि थी। सबसे खराब किस्म की भूमि आज भी है, पहले भी थी, मुगल साम्राज्य में भी थी। अगर मुगल साम्राज्य की बात करेंगे तो देखिएगा, मुगल साम्राज्य को अगर मैं लेकर आता हूं
तो मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य चला, जो कि भारत में अपनी प्रकाष्ठा के लिए प्रसिद्ध था, मुगल साम्राज्य। ठीक है, इसमें आपके तो वैसे तो 1857 तक मुगल साम्राज्य चलता रहा, लेकिन स्पेशल कैटेगरी में जो हम पढ़ते हैं 1707 तक, यानी कि यहां से मुगल साम्राज्य को बाबर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कई बार पेपर में पूछा गया था, अभी यूपी SSC पैट का पेपर हुआ था, तो उसमें भी पूछा गया था एक बार कि औरंगजेब की मृत्यु की एग्जिट डेट क्या थी। तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि बताया गया है 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की क्या होती, मृत्यु हुई थी। तो पूछा भी गया था। ठीक है, अब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से, सुनिएगा, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से नींव रखी, किसकी, मुगल वंश की। तो मुगल वंश की दरबारी भाषा क्या रही थी, फारसी दरबारी भाषा रही थी। ठीक है, तो मुगल वंश की नींव पानीपत के प्रथम युद्ध से रखी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि में ही मार दिया गया था। कहां पर, युद्ध भूमि में ही उसको मार दिया गया था। ठीक है, अब अगर बात हम करें कि यहां से यहां तक कितने राजा हुए, तो बहुत सारे राजा हुए, पढ़ेंगे मुगल वंश में। ठीक है, ये याद रखिएगा, जैसे आपका बाबर हो गए, बाबर के बाद कौन हो गए, हुमायूं हो गए, हुमायूं के बाद अकबर हो गए, अकबर का बेटा कौन, जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन, शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन, औरंगजेब, है ना, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इस प्रकार चलती रही थी। आपका मुगल साम्राज्य के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सबसे खराब किस्म की भूमि थी। आज भी सबसे खराब किस्म की भूमि क्या है, बंजर भूमि है। प्रौती क्या थी, सबसे आदर्श भूमि थी, आदर्श भूमि। ठीक है, इस पे 5 साल से अधिक हो जाता था तब आपकी खेती की जाती थी, और इस पे 3 से 4 साल के अंतर्गत खेती की जाती थी। 3 से 4 साल के अंतर्गत खेती की जाती थी। तो आज भी सबसे बेकार किस्म की भूमि क्या है, यानी कि बंजर भूमि है। पहले भी क्या थी, बंजर भूमि ही थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने मान्यखेत में अपनी राजधानी बनाई थी, दंती दुर्ग, अमेघवर्ष प्रथम ने, ध्रुव तृतीय ने, या पुलकेशन द्वितीय ने। अगर मैं बात करूं पुलकेशन द्वितीय, तो पुलकेशन द्वितीय का इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भाई पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश से शासक था। अब पुलकेशन द्वितीय के नाम एक अभिलेख भी लिखा गया है जिसे एहोल का अभिलेख कहते हैं। बहुत आता है पेपर में कि एहोल का अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था, जिसे क्या कहते हैं, एहोल का अभिलेख कहते हैं। वो कहा गया कि एहोल का अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था। तो एहोल का अभिलेख कर्नाटक में है, और किसने लिखा था, तो रवि कीर्ति ने लिखा था। बहुत आता है एहोल का अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया, तो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। एहोल अभिलेख में क्या है, तो एहोल अभिलेख आपके पुलकेशन द्वितीय संबंधित है। तो एहोल अभिलेख में क्या है, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका विवरण किया गया है। किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो कह सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर। कहां पर हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पर आपके हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जो पुलकेशन द्वितीय हैं ये चालुक्य वंश से थे, ध्रुव तृतीय, आमेघवर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहते हैं। राष्ट्रकूट का संस्थापक कहते हैं, या राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहते हैं, है ना, वंश का संस्थापक कहते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, दंती दुर्ग को कहते हैं। तो इसी ने ही क्या करी थी, राजधानी मान्यखेत बनाई थी। मान्यखेत कहाँ है आपकी, मान्यखेत आपके कर्नाटक में। कहां पर है, आपके कर्नाटक में, राइट। तो कितना सरल क्वेश्चन था जिसका फुल एक्सप्लेनेशन करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा एकदम अच्छे से, है ना। आपके लिए ही क्वेश्चन है बेहतरीन से बेहतरीन, जो कि आपके पेपर में एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। ठीक है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, तना से। आलू क्या है, आलू एक तना है ना। हल्दी क्या है, हल्दी का एक तना है। लहसुन क्या है, तो लहसुन भी एक क्या है, तना है ना। आपकी अगर बात करेंगे मूली क्या है, तो मूली एक जड़ है।
हल, जाल या छाल, छाल से होती है। ठीक है, दालचीनी किससे प्राप्त की जाती है? दालचीनी आपकी छाल से प्राप्त की जाती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? मृदा प्रदूषण का मेन कारण क्या है? मृदा, मृदा देखिएगा, मृदा की अगर बात करें, मृदा, ठीक है, मृदा विज्ञान क्या कहलाता है, यानी कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोगोजी नहीं, पेडोलॉजी कहते हैं। और मृदा दिवस कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को क्या बनाते हैं? मृदा दिवस, सॉइल डे बनाते हैं 5 दिसंबर को। ठीक है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, और काली मिट्टी भारत में सबसे दूसरी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को दो नामों से जानते हैं, यानी कि पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर, और नई मिट्टी को कहते हैं खादर, है ना। मिट्टी का एक स्पेशल टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, और काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर, और उत्तर प्रदेश में कहते हैं करेल। उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं करेल। राइट, उत्तर प्रदेश में इसको करेल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा कि मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? ओजोन है, ओजोन नहीं है। एरोसोल है, नहीं है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, नहीं है। अम्ल वर्षा है, क्या है आपके? अम्ल वर्षा। ठीक है, क्या है आपके? अम्ल वर्षा है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सी बड़ा है, इसलिए सी को मत समझ लेना कि भाई क्वेश्चन बड़ा है तो लिख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित, देखिएगा, संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचना के विश्लेषण और प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं? यानी कि संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचना के विश्लेषण व प्रसारण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी नहीं है भाई, जांच के लिए है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ये भी नहीं है। वित्तीय आसूचना एकक, यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, 100 क्वेश्चन सिर्फ उसी के फॉर्मेट से। अम्लीय प्रकृति का परिणाम क्या है? अम्लीय प्रकृति का एक रिजल्ट क्या आने वाला है ना? नष्ट होते वन व झीलें। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते हैं? 21 मार्च को बनाते हैं, याद रखिएगा, वानकी बोलिएगा। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत आता है पेपर में, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये भी पेपर में बहुत आता है। कहां पर है, कोई बताएगा? ये आपके देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। 1906 में स्थापित किया गया था। कब बनाया गया था? 1906 में। तो दो क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल प्रकृति का रिजल्ट क्या है? नष्ट होते वन व झीलें, मनुष्यों में अम्ल के प्रति अपच, ग्रीन हाउस प्रभाव का कम होना, या उपयुक्त सभी, है ना। ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है कि वन से हमने देख लिया, वन दिवस 21 मार्च को बनाते हैं, और आपके वन अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है? देहरादून में है। झील की अगर बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है आपके? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का झील है। चिल्का झील, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील चिल्का झील कहां पर है? आपके उड़ीसा में। और अगर बात करेंगे दूसरी झील खारे पानी की भारत में, तो पुलकट झील कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के किनारे भी है आपके आंध्र प्रदेश में। तो सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का झील, और उसके बाद आपकी पुलकट झील, जो कि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मनुष्यों में अम्ल के प्रति अपच, ग्रीन हाउस प्रभाव का कम होना। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी? ऐसे CH4, CH4 से पहले आपके CO2, CO2 के बाद आपके जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब आपकी कैसी? ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। राइट, ये सब कैसी हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, CH4 हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब आपके कैसे? ग्रीन हाउस गैस है।
उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर क्या होगा? नष्ट होते वन और झीलें। अम्लीय प्रकृति का कारण क्या है? तो भाई नष्ट होते वन और झीलें। ठीक है, याद रखिएगा, नष्ट होने वाली चीजों में वन और झीलें शामिल हैं अम्लीय प्रकृति के अंतर्गत। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन के माध्यम से किया गया। 322 आपका 323 ए, 323 बी या अनुच्छेद 324। ठीक है, देखिएगा, भारत का निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान का एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा की गई है, तो क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय का एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के 25 भाग में भाग नंबर 15 के अंतर्गत रखा गया है। भाग नंबर 15 के अंतर्गत रखा गया है, जिससे जो आपके आर्टिकल संबंधित हैं 324 से लेकर 329। आंसर तो आपको मिल ही चुका होगा। 324 से लेकर 329 का अगर आंसर आपको मिल चुका है तो आपको आंसर भी यहां से मिल गया होगा। ठीक है, आंसर आपका 324, इसको रखा गया संवैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि भाई मतदान करने की आयु क्या होती है हमारी, मतदान की आयु क्या होती है हमारी, तो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, अब 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अब हम मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष में, मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष में। तो किसके द्वारा किया गया? 61 संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61 संविधान संशोधन 1988 के अंतर्गत। इस समय भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री की बात करेंगे राजीव गांधी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? राजीव गांधी जी। राइट, कौन थे? राजीव गांधी जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो 324 कौन सा आर्टिकल? 324 आर्टिकल इससे संबंधित आपका होगा। ठीक है, शब्द छाया क्षेत्र किससे संबंधित है? छाया क्षेत्र किससे संबंधित है? आपके भूकंप से, ज्वालामुखी से, वर्षा से या सुनामी से? सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये बहुत आता है। सुनामी आपके जैपनी यानी कि जापानी भाषा का शब्द है, जैपनीज भाषा का शब्द है सुनामी। ठीक है, वर्षा के बारे में अभी हमने पढ़ा। ज्वालामुखी की बात करेंगे तो भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बैरन द्वीप। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे कहते हैं बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप की बात करेंगे तो बैरन द्वीप आपके कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में जिसे हम कहते हैं बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर ज्वालामुखी से कोई शब्द प्रदर्शित होता क्या होता? तो आपका क्रेटर। क्रेटर का संबंध किससे? आपके ज्वालामुखी से। उसी प्रकार छाया क्षेत्र का संबंध किससे है? भूकंप से। छाया क्षेत्र का संबंध किससे है? भूकंप से। ज्वालामुखी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे आपका एक प्रश्न आता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? कोटोपैक्सी कहां पर है ज्वालामुखी, है ना? तो आप कह सकते हो इक्वेडोर में है, बहुत आता है आपके पेपर में, है ना। एकांगुआ कहां पर है ज्वालामुखी? एकांगुआ तो कह सकते हैं हम अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर स्थित है। ये आपके बल्लाइनर प्रश्न आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। अर्जेंटीना प्लस चिली की सीमा पर है। ठीक है, एक हवाई द्वीप आपका ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप कहां पर है? आपके यूएसए में है ना। फिर आता है फ्यूजियामा, कहां पर है? फ्यूजियामा आपके जापान में है। कहां पर है? आपके जापान में है। हाँ, ऐसे आपके बहुत सारे ज्वालामुखी आते हैं जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है,
तो ज्वालामुखी का संबंध क्रेटर से है। भूकंप, अगर भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप की अगर बात यहां से करेंगे तो देखिए भूकंप की तीव्रता होती है। एक तो साधारण भूकंप होता है, तो साधारण भूकंप को किससे मापते हैं? रिएक्टर पैमाने से। और अगर हमें भूकंप की तीव्रता को मापना होता है तो किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। भूकंप की इंटेंसिटी को किससे मापते हैं? इंटेंसिटी को किससे मापते हैं, यानी कि तीव्रता को किससे मापते हैं? तो तीव्रता को हम मापते हैं किससे? सिस्मोग्राफ से। अब भूकंप को रिएक्टर पैमाने से भी हम माप सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में हिंदू मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? हिंदू मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम। देखिएगा, नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, आपके पेपर में कई बार पूछा गया, आप चेक भी कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। हिंदू मंदिरों में क्या कहते हैं हम? मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? मंडप कहते हैं हिंदू मंदिरों में प्रवेश द्वार को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ था? कौन सा व्यक्ति जो है वो रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ था, है ना? रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह को देखिएगा, अगर रंपा विद्रोह की बात करेंगे तो रंपा विद्रोह जो हुआ था आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हुआ था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। यानी कि किस नदी के किनारे हुआ होगा? आपके गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी, ठीक है। मैंने आपको पहली क्लास में गोदावरी के बारे में पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको याद अगर होगा, अगर आप डेली जुड़ते हैं तब, ठीक है। गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, फिर दूसरी कौन सी होगी? प्रायद्वीपीय भारत कृष्णा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, दूसरी गोदावरी, तीसरी कौन सी? कृष्णा नदी आपकी हो गई, है ना। तो निम्नलिखित में रंपा विद्रोह से कौन जुड़ा हुआ है? तो रंपा विद्रोह से आपके त्रिपुर, कुमाराम, पार्वती गिर, कनेगति, हनुमंतु या अल्लूरी सीताराम राजू। प्रश्न पूछा जा सकता है रंपा विद्रोह आखिर कहां पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों पर हुआ था, गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। कहां पर हुआ था? गोदावरी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से जैव विविधता के नुकसान का प्रमुख कारण क्या है? जैव विविधता के नुकसान का प्रमुख कारण क्या है? देखिएगा, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, है ना। अगर जैव विविधता दिवस की बात करेंगे तो जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाते हैं, बायोडायवर्सिटी डे बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? बहुत बार प्रश्न आता है, सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? आपके साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी में। शांत घाटी यानी कि केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता जो पाई जाती है वो आपके केरल में पाई जाती है, और केरल यानी कि शांत घाटी के अंतर्गत केरल आपके पड़ता है, ठीक। तो जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? यानी कि परिवर्तन है एक प्रकार का, ठीक है। तो भारत में साइलेंट वैली में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी आपके। जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। पर्यावरण हानि और विखंडन, अतिशोषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या उपयुक्त सभी। क्या होगा आपका? पर्यावरण हानि और विखंडन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिशर प्रभाव का संबंध किसकी व्याख्या करता है? फिशर प्रभाव संबंध किसकी व्याख्या करता है? बेरोजगारी और कर संग्रह के बीच, बेरोजगारी और महंगाई के बीच, मुद्रास्फीति और ब्याज दर के बीच, कर संग्रह और मुद्रास्फीति के बीच। तो देखिए, मुद्रास्फीति और ब्याज के बीच है फिशर आपका, फिशर, ठीक है, याद रखिएगा। सिर्फ बनना है ना, फॉर्मेट में याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को, ठीक है।
करेक्ट। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, है ना, जिसे साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को कहते हैं टेबल सॉल्ट, और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक फार्मूला NaCl होता है ना। इसे साधारण नमक भी कहते हैं। वहां पर टेबल सॉल्ट तो देख लेते हैं कि टेबल पर जो नमक की शीशी रखी होती है ना, टेबल पर जो नमक की शीशी रखी होती है उसी को क्या टेबल सॉल्ट कहते हैं? तो देखिएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन आपका डी। कितना सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। कहां कहां पाया जाता है आपके? ठीक है, जैसे संतरे में देखिएगा, आंवले में देखिएगा आपके विटामिन सी मिलेगा। उसके बाद लाल मिर्च में भी आपको मिलेगा, लाल मिर्च में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर विटामिन की बात करेंगे तो देखिएगा विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो जल में कौन कौन से होते हैं? जो जल में घुल जाते हैं, एफ नहीं होता, ये होता है। ठीक है, तो जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए डी ई के, राइट। तो बी का यानी कि बी और सी ये जल में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है, वसा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबकी कमी से पूछिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, टोटल रोक्स वगैरह पूछिएगा। विटामिन बी, राइट। तो विटामिन बी की बात हमने यहां से कर ली। अब विटामिन बी हो गया, सी हो गया, इन सभी के केमिकल नेम याद करिएगा, ओवरऑल जितना भी केमिकल नेम इनका है, क्योंकि पेपर में आते हैं इनके केमिकल नेम वगैरह। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि केमिकल नेम हमें याद करने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगर बात करें कि सोया मिल्क हो गया, सेब हो गया, आंवला हो गया, गाजर हो गया, तो इसमें सबसे प्रमुख अवयव विटामिन सी का क्या होगा? तो सबसे प्रमुख अवयव जो होगा वो क्या होगा आपके? आंवला सबसे प्रमुख अवयव होगा विटामिन सी का। तो विटामिन की खोज किसने करी? कैसिमर फंक ने की थी। कैसिमर फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, कैसिमर फंक ने विटामिन की खोज की थी, ये याद रखिएगा। ठीक, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंपों किस कारण से प्रकाश उत्पन्न होता है? तो जो हमारे रोडों पर जो लैंप लगे होते हैं जिसमें आपका पीला प्रकाश होगा, देखिएगा मरकरी, यानी कि मरकरी जो लैंप होंगे उसमें प्रकाश कैसा होगा? सफेद होगा। और जो सोडियम लैंप होंगे उसमें प्रकाश कैसा होगा? उसमें प्रकाश पीला होगा। तो स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं हमारे यहाँ पर दो प्रकार के, भारत में दो प्रकार के लगाए जाते हैं, यानी कि पूरे विश्व में भी दो प्रकार के लगाते हैं। तो सोडियम लैंप लगाया जाता है या आपकी मरकरी लैंप लगाया जाता है। ये दोनों लैंप जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? परमाणु उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तभी उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। परमाणु उत्सर्जन क्या ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लीजिए मिलान कर लीजिएगा, कितना सरल मिलान है। चलिए मिलान करते हैं। शुष्क हो गई, जलोढ़ हो गई, कौन कौन सी मृदा है? ये सब मृदा है और ये सब फसलें हैं। आपको पता है कॉटन सबसे ज्यादा किस में होती है? काली, यानी कि सूत अगर बात करेंगे तो काली में होती है। लेटेराइट की बात करेंगे तो काजू, और लेटेराइट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? काजू होगी। शुष्क की बात करेंगे तो बाजरा आपकी होगी, और जलोढ़ की बात करेंगे तो आपकी क्या होगी? जूट होगी। यानी कि इसका तो सीधा सीधा ही मिल गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए कह रहे मिलित पन्हाव राजा मिलित पन्हाव तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में है, किसके रूप में है? ठीक है, नागार्जुन हो गया, नागसेन हो गया, कुमरिल भट्ट हो गया, या नागभट्ट हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये किससे संबंधित होंगे? आपके नागसेन से। नागार्जुन से संबंधित नहीं होंगे, किससे होंगे? नागसेन से। लीजिए क्वेश्चन है आपका बड़ा सा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राष्ट्रपति पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता।
ठीक है, यानी कि कारण व कथन दे रखे हैं, तो आप देखिएगा राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति संसद का भाग है क्या? चलिए संसद को देखते हैं, पार्लियामेंट, संसद, संसद के आपके पार्ट हैं 1 2 3, यानी कि संसद के पार्ट की बात करेंगे, राज्यसभा हो गई आपकी, ठीक है, लोकसभा हो गई, और आपके क्या हो गए, राष्ट्रपति हो गए। भाई पार्ट तो बन गया, ठीक है। संसद है 79 आर्टिकल में, राज्यसभा है आपके 80 आर्टिकल में, लोकसभा है आपके 81 आर्टिकल में, और राष्ट्रपति है 52 आर्टिकल में। कैसे? 52 आर्टिकल में, राइट। ये सभी आर्टिकल में है, इसको समझिएगा ए आर्टिकल में, राइट। अब ये आर्टिकल में है राष्ट्रपति, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि किसका अंग होता है, आपके संसद का भाग होता है, तो संसद का भाग होता है, राइट है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, यानी कि संसद से मिल गया, तो कारण भी स्पष्ट है, कथन भी स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ए व कारण दोनों सत्य है, किंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता। देखिए घुमा दिया, नीचे कर दिया है, ठीक भाई, गलत है, ए वाला सही है, ए वाला जो है वो सही है आपके, ठीक है। तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है इलेक्शन लड़ने की? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है इलेक्शन लड़ने की? 35 वर्ष, और अधिकतम नो लिमिटेशन, जब तक सांसें हैं, जब तक दिल में जान है, तब तक तुम इलेक्शन लड़ सकते हो, नो लिमिट। भारत में अधिकतम आयु को प्रदर्शित नहीं किया गया, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की अधिकतम आयु को क्या है, उसकी मेंशन नहीं किया था, यानी कि अधिकतम आयु नहीं, जब तक आपके दिल में सांसें हैं, जब तक जहन में आप सांसें ले रहे हो, तब तक आप ओवरऑल कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, है ना। आपको कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो अभिकथन हो गया, यानी कि ये बात याद रखिए, जैसे यहाँ पर नहीं पहले लगा दिया, आप लोग पता चले कि भाई दिल टूटा है और लगा के चले आए, लेकिन एग्जामिनर का भी फिर दिल टूट जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का, है ना। क्योंकि पूरी तरीके से यही सब बात है कि जो ऊपर नीचे ऑप्शन जब होते हैं ना, तो फिरकी ली जाती है, फिरकी, एक प्रकार की फिरकी ले ली भाई आप लोगों की, और फिरकी ले ली तो फिर फिरकी बना देगा वो तुमको, है ना, फिरकी बना देगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की नहीं, पॉइंट पॉइंट की लड़ाई होती है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो कृपया करके ऐसे क्वेश्चन जरूर याद करें, ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक हम 3 क्लासें कर चुके थे, कल हम 4 क्लासें करेंगे, और आपके लिए जल्द ही सेगमेंट शुरू होने वाला है हिस्ट्री का, जिसमें हमने ज्योग्राफी का देख चुके थे, अभी ज्योग्राफी की और भी क्लासें देखेंगे। अब हम हिस्ट्री की ही शुरू करने वाले हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम हिस्ट्री को, यानी कि एक दिन में 2-2 क्लासें आपके लिए लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, दोबारा मिलेंगे आपकी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।